हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में। अब ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम यूजर्स के साथ डील कर सकें। अभी तक हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई है उसके अंदर हमने लिस्टिंग्स मॉडल को यूज़ किया है, रिव्यूज़ मॉडल को यूज़ किया है। हम इस चैप्टर के अंदर एक और नया मॉडल बिल्ड करेंगे जो हमारे यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपनी दूसरी वेबसाइट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को जाकर हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं जिसपे हम किसी यूज़र को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, यानी लॉगिन करवाना चाहते हैं, साइन अप करवाना चाहते हैं, या फिर हम कोई दूसरी तरीके की वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर जाके यूज़र लॉगिन या साइन अप करता है। तो जब भी यूज़र लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर इस तरीके की चीज़ें करता है तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु समवन इज, यानी ये वेरीफाई करना कि जो व्यक्ति कह रहा है कि वो है वही वो व्यक्ति है। इसका बेसिक मतलब है कि जैसे हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, अब हमारे फ़ोन को कैसे पता कि हम उसके ओनर हैं? तो उसके अंदर कुछ हमारी फेस स्कैनिंग होती होगी, या फिर कोई पासवर्ड होता होगा जो हम एंटर करते होंगे, या कोई पासकोड होता होगा जिसको हम एंटर करते होंगे, या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी होती है। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं ऑथेंटिकेशन के। किसी को ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है ये वेरीफाई करना कि हाँ यही मेरे ओनर थे। तो बेसिकली किसी को ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है उनसे रजिस्टर करवा लेना, साइन अप करवा लेना एंड उनके बाद लॉग इन करवा लेना। तो जो हमारा साइन अप एंड लॉग इन वाला पार्ट होता है वो हमारी ऑथेंटिकेशन के अंडर आता है। और ऑथेंटिकेशन से एक और रिलेटेड टर्म हमारे पास होती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, फाइल्स एंड डेटा अ यूजर हैज एक्सेस टू। यानी ऑथेंटिकेशन तो है मतलब कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये व्यक्ति क्या मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड था तभी लॉगिन कर पाएगा, और लॉगिन करने के लिए इसको सही यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन है कि एक बार उस व्यक्ति ने लॉगिन कर लिया तो उसके बाद मेरी वेबसाइट के कौन कौन से हिस्सों को वो एक्सेस कर पाएगा, वेबसाइट के ऊपर आके क्या क्या काम, क्या क्या एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको वो यूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट के ऊपर अगर हम कोई भी पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट को हमारा कोई दोस्त आके डिलीट नहीं कर सकता, उस पोस्ट को सिर्फ हम डिलीट कर सकते हैं। या फिर हमने किसी और पोस्ट के नीचे जाके कोई कमेंट किया है तो उस कमेंट को कोई और एडिट नहीं कर सकता, उस कमेंट को सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस है। तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि किस किस चीज की एक्सेस हमारे पास है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने अपनी वेबसाइट, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिव्यूज को क्रिएट किया है। अभी के लिए रिव्यूज को कोई भी डिलीट कर सकता है, लेकिन हम ऑथराइजेशन जब ऐड करेंगे तो रिव्यूज को सिर्फ वही यूजर डिलीट कर पाएगा जिसने उस रिव्यू को क्रिएट किया है। तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन अ वेबसाइट जिसके पास ऑथराइजेशन है एंड बिटवीन अ वेबसाइट जिसके पास ऑथराइजेशन इंप्लीमेंटेड नहीं है। एंड जनरली जितनी भी हमारी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, अच्छे लेवल पे जब डेवलपमेंट होती है तो जब भी यूजर्स होते हैं तो वहां पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज भी होते हैं, इंप्लीमेंट भी होते हैं। अब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए जो ऑथेंटिकेशन के अंडर फॉल डाउन करते हैं। इनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अबाउट स्टोरिंग पासवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं तो साइन अप करने का मतलब होता है रजिस्टर करना। जब भी हम साइन अप करते हैं हमें कुछ बेसिक चीज़ें देनी होती हैं वेबसाइट को। हम उस वेबसाइट को अपना ईमेल बता सकते हैं, हम एक अपने लिए यूज़र नेम सेटअप कर सकते हैं। अगर हम गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो हमें ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना होता है। यही सिमिलर सी चीज़ें हमें सेट करनी होती है अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाएं या हम फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाएं। तो ये बेसिक चीज़ें कि ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड तो हमारे पास होना ही होना चाहिए। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हम किसी फॉर्म की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं, और जब अपने डेटाबेस के अंदर हम ये तीनों चीज़ें स्टोर करवाएंगे किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए, तो इसमें ईमेल को तो हम नॉर्मली स्टोर करा सकते हैं, यूज़र नेम को भी हम नॉर्मली स्टोर करा सकते हैं, पर पासवर्ड को कभी भी किसी भी डेटाबेस के अंदर हम एज इट इज स्टोर नहीं करते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है एज अ डेवलपर कि वी नेवर स्टोर द पासवर्ड्स एज इट इज, वी स्टोर देयर हैश्ड फॉर्म। अब पासवर्ड को एज इट इज स्टोर करने में क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कभी भी अगर आपका डेटाबेस हैक हो गया या डेटा आपका लीक हो गया तो उस केस में सबको पता चल जाएगा कि इस यूजर का आपके वेबसाइट के लिए क्या पासवर्ड था। तो कोई भी जाके उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर पाएगा, यानी आपने जो ऐप या वेबसाइट या जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो वो लीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल को कोई बैंकिंग के लिए वेबसाइट बनाते हैं और उस पर आप यूजर्स को रजिस्टर कराते हैं और वहां पर आपने पासवर्ड एज इट इज सेव कर लिया, तो अगर
वो डेटा कभी भी लीक होता है, वो डेटा कभी भी हैक हो जाता है, तो उस केस में जो हैकर्स होंगे उनके पास पासवर्ड एज इट इज आ जाएगा और बैंक रिलेटेड वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि जनरली यूजर्स जो होते हैं, मतलब नॉर्मल यूजर्स, अगर हम भी अपना एग्जांपल लें तो हम कई बार मल्टीपल वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं, और ऐसे में अगर एक भी वेबसाइट का पासवर्ड लीक हो जाता है, यानी पता चल जाता है सबको कि ये पासवर्ड था इस वेबसाइट का, तो जनरली उस व्यक्ति के बाकी सारी वेबसाइट पे अकाउंट हैक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरली लोग जो होते हैं वो मल्टीपल वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी एज अ डेवलपर हम किसी भी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर यूजर्स को रजिस्टर करा रहे हैं, तो हम अपने पासवर्ड को एज इट इज सेव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है हेलो वर्ल्ड, तो ये पासवर्ड कभी भी हेलो वर्ल्ड की तरह एज इट इज सेव नहीं होगा। इस पासवर्ड की पहले हम फॉर्म चेंज करते हैं, यानी इसे हम किसी और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जनरली इस फॉर्म को हम कहते हैं हैश्ड फॉर्म। अब हैश्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब है? हम जब प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ सिर्फ नोड.जेएस की बात नहीं कर रहे। अगर आप अपने बैकएंड को पाइथन के अंदर भी बिल्ड करोगे, या आप ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, आप जावा के अंदर कोड कर रहे हो, आप किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर कोड कर रहे हो, तो जब भी आपको पासवर्ड स्टोर करना होगा तो हम अपने हैशिंग फंक्शंस को यूज करते हैं। हैशिंग फंक्शन का बेसिकली काम होता है कि आपके पासवर्ड को लेता है और उसकी फॉर्म चेंज कर देता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम हेलो वर्ल्ड को लेते हैं। हेलो वर्ल्ड हमने पासवर्ड की तरह स्टोर कराया, पर ये डायरेक्टली डेटाबेस में हेलो वर्ल्ड की तरह स्टोर नहीं होगा। पहले ये किसी हैशिंग फंक्शन को दिया जाएगा, एंड उसके बाद ये जो हैशिंग फंक्शन है ये इसको फॉर्म चेंज करके इसे इस अनरीडेबल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो अनरीडेबल स्ट्रिंग है इसे हम हैश्ड फॉर्म कहते हैं, यानी हैशिंग फंक्शन का जो आउटपुट होता है। तो हैशिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट में तो पासवर्ड ले लेता है हमारा, और आउटपुट में हम एक ऐसी अनरिकॉग्नाइजेबल स्ट्रिंग दे देता है जिससे हम अपने पासवर्ड को नहीं निकाल पाते। मतलब इस स्ट्रिंग से, हैशिंग फंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है कि इस स्ट्रिंग से आप वापस हेलो वर्ल्ड अगर निकालना चाहोगे तो वो निकालना बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली ये होता है कि अगर हमारा कोई भी यूजर वन आया, यूजर वन ने अपने लिए लेट्स सपोज कोई ईमेल एंटर किया। ईमेल इनका हो सकता है abc@gmail.com। उसके बाद इन्होंने अपने लिए कोई यूजर नेम सेट किया। यूजर नेम में भी सिमिलर नेम हमारे पास हो सकता है, लेट्स सपोज देयर यूजर नेम इज abc। उसके बाद उन्होंने कुछ पासवर्ड सेट किया, और पासवर्ड में उन्होंने सेट कर दिया abc पासकोड या पासवर्ड। इस तरीके का कुछ पासवर्ड उन्होंने सेट किया। तो हैशिंग फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले हैशिंग फंक्शन इसे एक अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा, यानी इसी तरीके की कुछ स्ट्रिंग आएगी। इस तरीके की स्ट्रिंग को लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग 1। अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा है, बट ये कुछ इस तरीके की लंबी अनरिकॉग्नाइजेबल सी स्ट्रिंग होगी। अब ये जो स्ट्रिंग होगी ये फाइनली जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। तो डेटाबेस के अंदर जब हम चीज़ों को स्टोर करवाएंगे, लेट्स सपोज दिस इज आवर डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर ईमेल तो वैसे के वैसे स्टोर होगा abc@gmail.com, यूजर नेम भी abc की तरह स्टोर होगा, पर यहाँ पर पासवर्ड की जगह हमारी स्ट्रिंग 1 स्टोर होगी, ना कि हमारा ओरिजिनल पासवर्ड विच वाज abc पासवर्ड। ऐसे ही अगर कोई दूसरा यूजर आता है तो उसके लिए भी स्ट्रिंग 2 स्टोर होगी, ना कि उनका ओरिजिनल पासवर्ड। अब ये तो हो गई साइन अप करने की बात, पर जब यूजर लॉग इन करना चाहेगा तो मतलब यूजर को तो नहीं पता स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। उसको तो पता है कि मैंने इस वेबसाइट के लिए अपना abc पासवर्ड था वो सेट किया था। तो जब भी यूजर लॉग इन करता है, तो उसे फॉर एग्जाम्पल अपना यूजर नेम एंड उसे अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो जब यूजर नेम एंटर करेगा, यूजर को पता है कि मैंने abc सेट किया था, यूजर नेम आई विल एंटर abc। पासवर्ड के अंदर भी उसे पता है कि मैंने abc पासवर्ड अपना पासवर्ड सेट किया था, तो इस चीज को, इस स्ट्रिंग को एंटर कर देंगे। अब जब यूजर लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड को इस तरीके से एंटर करता है, तो सर्वर कैसे चेक करेगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है क्या? तो सर्वर क्या करता है, दोबारा से इसी सेम वैल्यू को इसी सेम हैशिंग फंक्शन के अंदर पास करता है, और जब हैशिंग फंक्शन के अंदर इस सेम वैल्यू को पास किया जाएगा तो हमेशा जब भी इनपुट सेम होता है हैशिंग फंक्शन का, आउटपुट भी सेम होता है। मतलब हैशिंग फंक्शन के अंदर अगर आप abc पासवर्ड डालोगे तो हमेशा आउटपुट में स्ट्रिंग 1 ही आएगा। तो जब लॉगिन हो रहा है और पासवर्ड हमने abc पासवर्ड इस हैशिंग फंक्शन के अंदर डाला, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में हमें स्ट्रिंग 1 ही देगा, एंड जो भी आउटपुट आएगा, लेट्स सपोज हमारा आउटपुट आया स्ट्रिंग 1, तो इस स्ट्रिंग 1 को डेटाबेस के अंदर साइन अप के टाइम पे जो स्ट्रिंग 1 सेव थी उसके साथ मैच कर दिया जाएगा। और जब दोनों स्ट्रिंग्स मैच हो जाएंगी तो इसका मतलब है इस यूजर ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, तो इस यूजर के लिए अब लॉगिन करना भी अलाउड होगा। पर अगर इन्होंने सिर्फ abc एंटर किया, पासवर्ड मिस कर दिया, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग हो गई, ये एक डिफरेंट पासवर्ड हो गया, और इस डिफरेंट पासवर्ड के लिए हैशिंग फंक्शन क्या देगा,
अलग आउटपुट देगा, और वो जो अलग आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग 1 के साथ मैच नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि पासवर्ड इस यूजर ने गलत एंटर किया है, तो लॉगिन करना अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से हाई लेवल पे हमारा साइन अप एंड लॉगिन काम करता है। साइन अप एंड लॉगिन कैसे काम करता है? साइन अप के टाइम पे हम मल्टीपल चीजें हैं जिनको ले सकते हैं, उसके अंदर पासवर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। पासवर्ड को हम एज इट इज स्टोर नहीं करते, पासवर्ड हमारा हैशिंग फंक्शन के थ्रू जाता है, और जो आउटपुट हैशिंग फंक्शन देता है वो आउटपुट हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। और जब हम लॉगिन करने आते हैं, जो भी पासवर्ड हमारा यूजर एंटर करता है, उस पासवर्ड को भी पहले हैशिंग फंक्शन के थ्रू पास किया जाता है, फिर जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम डेटाबेस के अंदर जो सेव्ड चीज है उसके साथ मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाता है मतलब सक्सेसफुल लॉगिन, और मैच नहीं होता तो लॉगिन करना अलाउड नहीं होता। जनरली जितनी भी वेबसाइट्स पासवर्ड को स्टोर करती हैं, इसी तरीके से पासवर्ड की मैचिंग एंड अनमैचिंग होती है। अब यहाँ पे हैशिंग फंक्शन कहने का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? यहाँ पे फंक्शन वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। जो फंक्शंस हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखे हैं वैसा ही एक फंक्शन होता है हैशिंग फंक्शन। अब हैशिंग फंक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता होनी चाहिए। हैशिंग फंक्शन की अगर बात करें तो हैशिंग फंक्शन हर इनपुट के लिए एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हैशिंग फंक्शन। ये मेरा हैशिंग फंक्शन है। अगर इसके अंदर कोई इनपुट गया तो आउटपुट जो भी आएगा, आउटपुट क्या हो सकता है? आउटपुट इज बेसिकली फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ये जो आउटपुट होगा इसकी हमेशा फिक्स्ड लेंथ होगी। अगर हमें पता है कि वो लेंथ 50 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, तो हमेशा जो भी आउटपुट आएगा वो 50 कैरेक्टर्स का ही होगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे हैशिंग फंक्शन का। सेकेंडली, जो हमारे हैशिंग फंक्शंस होते हैं दे आर वन वे फंक्शंस एंड वी कैन नॉट गेट इनपुट फ्रॉम आउटपुट। हैशिंग फंक्शन वन वे फंक्शंस होते हैं। वन वे फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे इनपुट से तो आप आउटपुट निकाल सकते हो कि इनपुट के बेसिस पे क्या आउटपुट होना चाहिए, पर आउटपुट से आप कभी इनपुट नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड है तो इसका हैश्ड फॉर्म तो हम निकाल लेंगे, पर अगर कोई हमें सिर्फ हैश्ड फॉर्म दे दे तो हम उससे कभी भी पासवर्ड हेलो वर्ल्ड नहीं निकाल पाएंगे। तभी तो काम आएगा हैशिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस के अंदर हमने अपनी हैश्ड फॉर्म स्टोर कराई है और उस डेटाबेस को कोई हैकर जो है वो हैक कर लेता है, तो उसके पास ये हैश्ड फॉर्म तो चली ही जाएगी। बट हैशिंग फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हैकर कभी भी हैश्ड फॉर्म से ओरिजिनल पासवर्ड नहीं निकाल पाएगा, और यही फायदा होता है हैश्ड फॉर्म को स्टोर कराने का। इसीलिए बहुत सारी ऐसी फेमस वेबसाइट्स हैं जिनका मिलियंस ऑफ लोगों का जो डेटाबेस है वो लीक हो चुका है, तब भी पासवर्ड सिक्योर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक का डेटा कई बार लीक हो चुका है, डोमिनोज का डेटा लीक हो चुका है। इस तरीके से बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हैं जिनका डेटा कई बार लीक होता है, पर फिर भी पासवर्ड्स हाथ नहीं आता क्योंकि वो हैश्ड फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, और हैश्ड फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज दे आर अ वन वे फंक्शन। अच्छा, वन वे फंक्शंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अब वन वे फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हमने कई बार देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, मॉड्यूलस फंक्शन हमारा एक काफी नोन मैथ का फंक्शन होता है। मॉड्यूलस फंक्शन का क्या काम होता है? मॉड्यूलस फंक्शन को हम बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू -5 है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होगा? वो 5 होगा। अगर एक्स की वैल्यू +5 है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होगा? वो भी 5 होगा। तो मॉड्यूलस बेसिकली साइन रिमूव कर देता है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नंबर की वो हमें लाके दे देता है। अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने टैब के अंदर इफ आई इंस्पेक्ट एंड गो टू कंसोल, अब ये जो मॉड्यूलस होता है ये रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस नहीं होता, मतलब इसे मैथ के अंदर मॉड्यूलस बोलते हैं, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो math.abs हमारा एक फंक्शन होता है। इसमें अगर मैंने -5 पास किया तो ये फंक्शन मुझे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू देगा विच इज गोइंग टू बी 5। बट इफ आई पास 5 टू द फंक्शन तो भी मुझे आउटपुट में 5 देगा। तो कोई अगर मुझे बोले कि मेरे आउटपुट में मेरे पास 5 है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसके आउटपुट में मेरे पास 5 है, तो क्या अब कभी भी मैं 100% श्योरिटी के साथ इनपुट को बता पाऊंगी? मुझे कभी भी 100% श्योरिटी के साथ इनपुट नहीं पता होगा, क्योंकि इनपुट अगर -5 होता तो भी 5 आता आउटपुट, और इनपुट अगर 5 होता तो भी 5 आता आउटपुट। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट के बेसिस पे हम आउटपुट तो बता सकते हैं, पर आउटपुट को देख के हम कभी इनपुट नहीं बता सकते। इसीलिए जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है यानी एब्सोल्यूट फंक्शन, ये हमारा वन वे फंक्शन होता है जिससे आउटपुट से इनपुट गेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही हमारा मॉड्यूलस फंक्शन भी होता है। अगर हम मॉड्यूलस ले लें किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रिमाइंडर फंक्शन होता है, अगर हम किसी भी नंबर x का रिमाइंडर ले लें विद द वैल्यू 3, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर हमारा 3 मॉड्यूलो 3 का रिमाइंडर क्या आता है? आउटपुट 0 आता है।
हमारे 6 मॉड्यूलो 3 का भी आउटपुट हमारे पास 0 आएगा, हमारे 9 मॉड्यूलो 3 का भी आउटपुट हमारे पास 0 आएगा, 12 मॉड्यूलो 3 का भी आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। अब अगर कोई हमें बोले कि आउटपुट में हमारे पास 0 है तो इससे इनपुट गेस करके दिखाओ, और अब अगर हमें कोई बोले कि आउटपुट में हमें 0 दिया हुआ है तो इससे आप इनपुट गेस करके दिखाओ कि किसका मॉड्यूलो लिया होगा। तो क्या कभी भी हम गेस कर पाएंगे कि 3 का मॉड्यूलो लिया था, 6 का लिया था, 9 का लिया था, 12 का लिया था, या इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनका मॉड्यूलो अगर 3 के साथ लेते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये भी क्या है, मतलब रिमाइंडर फंक्शन भी क्या होता है हमारा, इट इज ऑल्सो अ वन वे फंक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे वन वे फंक्शंस होते हैं, और इन्हीं फंक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारा हैश फंक्शन। तो जो हमारा हैशिंग फंक्शन होता है वो भी अपने आप में एक वन वे फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हैशिंग फंक्शन की कि फॉर अ डिफरेंट इनपुट देयर इज अ डिफरेंट आउटपुट बट ऑफ सेम लेंथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हैशिंग फंक्शन है, ये हमारा हैशिंग फंक्शन है। इसमें अगर हमने एक पासवर्ड एंटर किया ABC, तो इसके लिए जो हमारी स्ट्रिंग 1 आएगी, स्ट्रिंग 1 जनरेट होगी आउटपुट में, वो डिफरेंट स्ट्रिंग होगी एज कंपेयर टू अगर हम हेलो वर्ल्ड को एज अ पासवर्ड सेंड करें तो जो स्ट्रिंग 2 आएगी, ये स्ट्रिंग 1 एंड ये स्ट्रिंग 2 डिफरेंट होगी। एंड साथ के साथ ये जो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 है ये सेम लेंथ की होंगी, चाहे हमारा पासवर्ड जो हमने इनपुट में भेजा है वो सेम लेंथ का ना हो, पर फिर भी जो आउटपुट स्ट्रिंग होती है वो हमारी सेम लेंथ की होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड फॉर अ स्मॉल चेंज इन इनपुट शुड ब्रिंग अ लार्ज चेंज इन आउटपुट। मतलब अगर मेरे इनपुट के अंदर छोटा सा चेंज भी मैंने किया, फॉर एग्जाम्पल ABC का मैंने ABD कर दिया, तो उस केस में स्ट्रिंग 1 और जो नई स्ट्रिंग जनरेट होगी स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 बहुत ज़्यादा अलग होंगी। मतलब स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 को देख के कोई ये नहीं बता पाएगा कि दोनों के बीच में जो ओरिजिनल पासवर्ड था, ओरिजिनल इनपुट था, दोनों के बीच में छोटा सा ही चेंज था। तो इसीलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटाबेस हैक हो जाता है तो उसमें हैश्ड फॉर्म तो अवेलेबल होती है, और अगर हैश्ड फॉर्म सिमिलर सी दिखती है तो उससे कोई ये ना गेस कर पाए कि जो ओरिजिनल पासवर्ड थे वो भी सिमिलर से दिखते थे। तो इसीलिए हैश्ड फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यू लाके देती है अगर इनपुट के अंदर छोटा सा भी चेंज हो जाता है तो। अब जो हमारे हैशिंग फंक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप के हैशिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ इतने अच्छे, इतने ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते, पर कुछ बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। अब कुछ हैशिंग फंक्शंस के एग्जांपल्स हो गए, जैसे SHA-256 हमारा एक काफ़ी वेल नोन हैशिंग फंक्शन है, इसको हम हैशिंग एल्गोरिदम भी कह देते हैं। एक MD5 करके है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल नोन। एक CRC करके है, वो भी काफ़ी वेल नोन है। Bcrypt करके भी हमारे पास एक होता है, ये भी काफ़ी वेल नोन है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट हैशिंग फंक्शंस होते हैं हमारे पास। इनमें से अगर एक का एग्जाम्पल लें तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे हैश जनरेटर्स होते हैं, सैम्पल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप हैशिंग फंक्शन को टेस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट के अंदर मैंने एंटर कर दिया ABC। अब ABC की जो हैश फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, यानी ये SHA-256 हैश इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और यहीं पर ABC की जगह मैं ABD कर दूं तो ये जो हैश फॉर्म है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली अलग है ओरिजिनल से। यहीं पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड टाइप कर दूं, हेलो वर्ल्ड, तो उसकी हैश फॉर्म ये होगी, एंड इफ आई टाइप हेलो वर्ल्ड इज माय पासवर्ड, तो इस पासवर्ड 123 की हैश फॉर्म ये होगी। एक चीज आप नोटिस करोगे कि ओरिजिनल पासवर्ड यानी इनपुट की लेंथ कुछ भी हो, पर उसके बेसिस पे हमारी आउटपुट की लेंथ डिपेंड नहीं कर रही, आउटपुट की लेंथ हमेशा सेम होती है। और छोटा सा भी चेंज अगर मेरे इनपुट में आ गया तो उससे आउटपुट कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो उसको देख के पॉसिबल ही नहीं है कि हम आउटपुट से इनपुट निकाल लें। अब ये जो हमारे हैशिंग फंक्शंस होते हैं, जनरली हमारा SHA-256 इतना अच्छा नहीं होता प्रैक्टिकल केसेस में, तो हम इस एल्गोरिथम को यूज नहीं करेंगे अपने पासवर्ड सेव करवाने के लिए, यानी हैश फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। एंड इन फैक्ट SHA-256 एक अच्छी फास्ट एल्गोरिथम है, बट जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं, पासवर्ड्स के अंदर जो हम हैशिंग फंक्शन यूज करना चाहते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि वो फंक्शन स्लो हो। स्लो इसलिए हो क्योंकि कई बार ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक्स कहने का मतलब है कि जो हैकर होगा वो हर पॉसिबल पासवर्ड को ट्राई करके देखेगा। हमारे पास काफ़ी कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स होते हैं। इफ़ आई सर्च फॉर कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स, तो फॉर एग्जाम्पल ये रैंडम वेबसाइट हमने खोल ली एंड यहाँ पे कोई आर्टिकल है, तो इसके अंदर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कुछ पासवर्ड्स हैं। अब हैकर्स क्या करेंगे, हैकर्स ऐसे ही कुछ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स निकालेंगे, और अगर एल्गोरिदम फास्ट है, फॉर एग्जांपल SHA-256 जैसी एल्गोरिदम है, तो एक कोड बना देंगे जिससे एक एक करके सबका हैश्ड फॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। और हैश्ड फॉर्म कैलकुलेट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। कोई भी डेटाबेस उन्होंने हैक किया होगा जिसमें हैश्ड फॉर्म है, और ये कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स के हैश्ड फॉर्म निकालेंगे, फिर दोनों को मैच करके देखेंगे कोई मैच हो रहा है क्या, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम लोग हैं कॉमनली यूज्ड पासवर्ड ही यूज करते हैं। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि कॉमनली यूज्ड पासवर्ड
पासवर्ड सेट नहीं करने चाहिए, थोड़े से डिफिकल्ट पासवर्ड सेट करने चाहिए अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो अगर हम ऐसे कॉमनली यूज पासवर्ड सेट करते हैं और हैशिंग एल्गोरिथम अच्छी यूज नहीं हुई, तो उस केस में जल्दी से हैश्ड फॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा और वो फिर लीक्ड डेटाबेस के साथ मैच हो जाएगा और उससे हमारा ओरिजिनल पासवर्ड उनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर हमें खुद का पासवर्ड सेट करना होता है तो उसको हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए काफी ईजी होगा। जैसे पासवर्ड को सिंपली एज अ पासवर्ड नहीं सेट कर देना, बिकॉज दैट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड इन द वर्ल्ड। तो इसको कर देते हैं क्रॉस एंड इस तरीके से हमारी हैशिंग फंक्शन या हमारी हैशिंग एल्गोरिथम्स काम करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉल्टिंग के बारे में। सॉल्टिंग एक और टेक्निक होती है जो हमारे पासवर्ड जिसको हम स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाती है। अब सॉल्ट डालने का बेसिक मतलब हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे सब्जी के अंदर, खाने के अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उससे स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही पासवर्ड के अंदर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स ऐड कर देते हैं और फिर उसकी हैश्ड फॉर्म निकालते हैं जिससे वो थोड़ी सी और सिक्योर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पासवर्ड एंटर किया था ABC और दूसरे किसी यूजर ने पासवर्ड एंटर किया था हेलो वर्ल्ड। तो हर जो वेबसाइट होती है, हर कंपनी होती है, उसके पास अपना एक अलग सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग ही होती है। तो सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ 32 और मोर कैरेक्टर्स। तो हर कंपनी के पास अपना एक सॉल्ट होता है। अभी के लिए हम इसे छोटी स्ट्रिंग मान लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा सॉल्ट है %?? ये हमारी कोई रैंडम स्ट्रिंग है। तो जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्टर करेगा और वो अपना पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे, ABC के साथ हम इस चीज़ को अपेंड कर देंगे। ये हमारा सॉल्ट आ गया साथ में। और अगर हेलो वर्ल्ड है पासवर्ड तो हेलो वर्ल्ड के साथ भी हम अपना सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, नमक ऐड हो गया थोड़ा सा। अब जरूरी नहीं है जो हमारा सॉल्ट है यानी सॉल्ट वाली स्ट्रिंग है उसको लास्ट में ऐड करें, कभी कभी उसे स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभी उसे हम बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार ये सॉल्टेड पासवर्ड हमारे पास आ गया एंड फिर हम इसकी हैश्ड फॉर्म निकालते हैं एंड फिर जो हैश्ड फॉर्म आएगी उसको हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते हैं। तो इसको स्टोर कराने का क्या फायदा होगा, इसको स्टोर कराने का फायदा ये होगा कि कभी भी मान लो अगर हमारा डेटाबेस लीक भी हो जाता है और ये हैश्ड फॉर्म हैकर्स के हाथ में लग जाती है, जो भी अटैकर्स हैं उनको हमारी हैश्ड फॉर्म मिल गई और मान लो हमने कोई वीक एल्गोरिथम यूज की थी, हमने लेट्स सपोज SHA-256 ही यूज किया था। अब एल्गोरिथम तो हमारी SHA-256 है एंड फॉर एग्जाम्पल कई सारे ऐसे यूजर्स होंगे, मतलब ऑलमोस्ट वेबसाइट के ऊपर 10% यूजर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर ने पासवर्ड सेट किया होगा पासवर्ड, तो अगर ये पासवर्ड डायरेक्टली इसकी हैश्ड फॉर्म स्टोर हो जाती तो उस केस में क्या होता, अगर हमारे हैकर को कहीं से पता चल जाए SHA-256 है या इनफैक्ट अगर कोई फास्ट एल्गोरिथम भी हो तो उसे एल्गोरिथम भी पता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास ये हैश्ड फॉर्म आ गई और उसने कॉमन पासवर्ड की हैश्ड फॉर्म के साथ इसको मैच कर लिया तो उससे क्या होगा, उससे उसे ओरिजिनल पासवर्ड पता चल जाएगा और डेटा हमारा लीक हो जाएगा, पासवर्ड हमारा लीक हो जाएगा। बट इसी पासवर्ड के अंदर सेव करवाने से पहले हम अपना सॉल्ट ऐड कर देते, इफ वी एडेड %?@, तो इसकी जो हैश्ड फॉर्म आती, मतलब जो नई हैश्ड फॉर्म आती वो कॉमन पासवर्ड्स के साथ तो मैच करती ही नहीं। तो अगर कोई कॉमन पासवर्ड भी ऐड करेगा तब भी उसमें अगर सॉल्ट ऐड हो गया तो हैश्ड फॉर्म डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में अगर हम एक अच्छा सॉल्ट यूज करते हैं, कंपनीज अगर एक सॉल्ट अच्छा यूज करती हैं, तो उस केस में अगर हैश्ड फॉर्म भी हमारे अटैकर के हाथ में लग जाती है और हमने कॉमन पासवर्ड यूज किया किसी यूजर ने, तब भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक अटैकर के लिए फाइंड आउट करना कि ओरिजिनल पासवर्ड क्या था, क्योंकि ये हैश्ड फॉर्म ओरिजिनल पासवर्ड की नहीं है, ये हैश्ड फॉर्म तो ओरिजिनल पासवर्ड प्लस हमारे सॉल्ट वाली स्ट्रिंग की है। तो बेसिकली अटैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली अटैकर्स रिवर्स लुकअप टेबल्स बना लेते हैं। ये शब्द काफी नए लग रहे होंगे बट ये इन जनरल सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि पासवर्ड्स को स्टोर कैसे कराया जाता है। तो रिवर्स लुकअप टेबल क्या होती है, रिवर्स लुकअप टेबल ऐसी टेबल होती है जैसे अपने डेटाबेस के अंदर तो हमारे पास जो पासवर्ड आया हम उसकी हैश्ड फॉर्म स्टोर करा रहे हैं, दूसरा पासवर्ड आ गया उसकी हैश्ड फॉर्म आ गई। रिवर्स लुकअप टेबल हमारे अटैकर्स बनाते हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास कोई भी हैश्ड फॉर्म होती है और हैश्ड फॉर्म लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी हैश्ड फॉर्म 1 है तो उसके बेसिस पे टेबल हमें बताती है कि ये जो हैश्ड फॉर्म है ये 1 2 3 4 5 6 वाले पासवर्ड की थी, ये जो सेकंड हैश्ड फॉर्म 2 है ये हमारे पासवर्ड की थी, ये जो थर्ड हैश्ड फॉर्म 3 है ये हमारे पासवर्ड लेट्स सपोज 1 2 3 4 ये वाला जो पासवर्ड है इस पासवर्ड की थी। तो जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स होते हैं उनकी हैश्ड फॉर्म से उन तक पहुंचने का तरीका जो होता है वो एक रिवर्स लुकअप टेबल होती है, जिसको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिनको हम हैकर्स कहते हैं वो हैकर्स इन रिवर्स लुकअप टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो जब रिवर्स लुकअप टेबल्स को क्रिएट करके हैकिंग होती है या इनकी हेल्प से हैकिंग होती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी सॉल्टिंग वाले मेथड को यूज करते हैं।
तो पासवर्ड सॉल्टिंग इज अ टेक्निक टू प्रोटेक्ट पासवर्ड स्टोर्ड इन डेटाबेसेस बाय एडिंग अ स्ट्रिंग ऑफ 32 और मोर कैरेक्टर्स एंड देन हैशिंग देम। तो पहले उस स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, फिर हम अपने कैरेक्टर्स को हैश करते हैं। अब यहाँ पर हैशिंग फंक्शन, सॉल्टिंग, काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की। एंड इनफैक्ट ये सारी की सारी टेक्निक्स अपने आप में ऐसी टेक्निक्स है जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी रिसर्च की जाती है। मतलब हम अपना हैश फंक्शन रैंडमली बैठ के नहीं बना सकते। हैशिंग फंक्शंस को बनाने के लिए प्रॉपर पहले रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, उसके बाद उनको टेस्ट किया जाता है, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद फिर उनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपना खुद का हैश फंक्शन बनाना है या हमें अपनी खुद की सॉल्टिंग करनी है। Node.js के अंदर बहुत सारे पॉपुलर टूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। यानी ऐसे टूल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं जो हमें साइन अप एंड लॉग इन करवाने में हेल्प कर देते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली हम जब भी पासवर्ड को सेव कराते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सॉल्टिंग हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली वो अपनी हैश्ड फॉर्म के अंदर जाके हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। तो काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के, उनको हमें स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो स्क्रैच वाली फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी सारे टूल्स के अंदर इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो जब भी हम कोई आज की डेट में वेबसाइट बना रहे हैं उसमें हमें ऑथेंटिकेशन स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे वेल बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हैशिंग, सॉल्टिंग, ऑथेंटिकेशन, इस तरीके के ऑपरेशंस हमारे लिए परफॉर्म कर देते हैं। और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है विद Node.js, इट इज कॉल्ड पासपोर्ट। और हम भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं पासपोर्ट को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें ऑथेंटिकेशन के अंदर हेल्प करती है। स्पेसिफिकली Node.js के अंदर अगर हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं अपने यूजर्स को तो पासपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती है जिनको हमें स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना पड़ता। आपने काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद गूगल या साइन अप विद गिटहब। तो पासपोर्ट के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड से तो साइन अप करने की फंक्शनैलिटी है ही, साथ के साथ अगर हम इस तरीके से किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करके भी साइन अप एंड लॉग इन देना चाहते हैं तो वो भी इंप्लीमेंट करना ईजी है। पासपोर्ट की अगर वेबसाइट पे जाएं तो दिस इज द वेबसाइट passportjs.org एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट इज ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर Node.js। इट इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड मॉड्यूलर एंड ये हमारी एक्सप्रेस बेस्ड वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज हो सकता है। इसके पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं दैट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, फेसबुक, ट्विटर एंड मोर। यानी स्ट्रैटेजीज कहने का यहाँ पे मतलब है, स्ट्रैटेजी इज कि आप किस तरीके से साइन अप एंड लॉग इन कराना चाहते हैं। एक तो स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से बेसिक जो हमारा नॉर्मल साइन अप एंड लॉग इन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम करवाता है, इंस्टाग्राम हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, वैसे ही हम अपना साइन अप एंड लॉग इन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम फेसबुक से लॉग इन एंड साइन अप कराना चाहते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम गिटहब से साइन अप एंड लॉग इन कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है जिनको हम एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पासपोर्ट। तो यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज को हम जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम बेसिक स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी पासपोर्ट लोकल, जिसमें हम यूजर नेम एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी रखेंगे। वरना इसके अलावा अगर आप चाहें तो हम फेसबुक बेस्ड भी रख सकते हैं अपना ऑथेंटिकेशन, हम ट्विटर को भी यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, हम चाहें तो गिटहब को भी यूज कर सकते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, एप्पल आईडी के थ्रू हम साइन अप एंड लॉग इन करा सकते हैं। एंड इस तरीके से काफी सारे वेल नोन साइन अप्स एंड लॉग इन होंगे, जैसे स्लैक के थ्रू हम करवा सकते हैं, डिस्कॉर्ड के थ्रू हम करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम से हम करवा सकते हैं कि इंस्टाग्राम आईडी से आप साइन अप एंड लॉग इन कर सकते हैं, आप अमेजॉन की ईमेल आईडी से साइन अप एंड लॉग इन कर सकते हैं, लिंक्डइन से हम साइन अप एंड लॉग इन कर सकते हैं, स्पॉटिफाई अकाउंट से साइन अप लॉग इन कर सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स सपोज कल को अगर हम कोई म्यूजिक रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें स्पॉटिफाई से हम ऑलरेडी साइन अप लॉग इन करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अज्यूम करें कि हमारे जो यूजर्स हैं वो ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे तो होंगे, अगर इतने बड़े म्यूजिक लवर्स है तो वहीं के उनके लॉग इन क्रेडेंशियल्स हम अपने वेब प्लेटफॉर्म पे यूज कर लें। वैसे ही अगर हम कोई प्रोफेशनल, लेट्स सपोज हम रेज्यूमे के लिए कोई वेबसाइट बनवा रहे हैं कि यहाँ पे आके आप अपना अच्छा रेज्यूमे बना सकते हो, तो उसके लिए हम लिंक्डइन से साइन अप एंड लॉग इन करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम एप्पल आईडी से साइन अप लॉग इन करा सकते हैं, अगर हम मैक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो, या हम इन जनरल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हम अमेजॉन के ही जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो डिपेंड करेंगी बेस्ड अपॉन हम कौन सी वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हैं। पर हम सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी जो है उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, उसको सीखेंगे, विच इज गोइंग टू बी द लोकल स्ट्रैटेजी, पासपोर्ट लोकल। तो पासपोर्ट को एंड इसकी स्ट्रैटेजीज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम करेंगे npm i passport,
जिससे पासपोर्ट एज अ लाइब्रेरी, ये एक npm की लाइब्रेरी के अंदर है जो हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो इंस्टॉल हो गई। इनफैक्ट वी कैन इवन गो टू npm एंड आई कैन सर्च फॉर पासपोर्ट। तो ये हमारे लिए पासपोर्ट आ जाएगा, विच इज एक्सप्रेस कंपैटिबल ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर Node.js। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछता है पासपोर्ट क्या है, तो हमें यही चीज बतानी है। तो इसके अंदर कई सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड है। तो जिस भी स्ट्रैटेजी को हम यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है हम शुरुआत करेंगे अपनी लोकल स्ट्रैटेजी के साथ। तो लोकल स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास पासपोर्ट लोकल करके एक और लाइब्रेरी होती है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो पासपोर्ट स्ट्रैटेजी फॉर ऑथेंटिकेशन विद अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए कर लेते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट एंड लेट्स क्लियर इट। तो ये दो चीजें तो हमें इंस्टॉल करनी है, यानी पासपोर्ट एंड हमारे पास जो पासपोर्ट लोकल है, पर साथ के साथ एक और हमारी Mongoose रिलेटेड लाइब्रेरी होती है जो पासपोर्ट के साथ अच्छे से वर्क करती है। यानी एक तो है कि आपने एक्सप्रेस की ऐप बनाई, उसमें आपने SQL डेटाबेस यूज कर लिया, कोई और डेटाबेस यूज कर लिया, उसके लिए तो ये दोनों लाइब्रेरी सफिशिएंट है। पर जब हम MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ कुछ हेल्प है जो हमें ये लाइब्रेरी भी करके देगी, विच इज पासपोर्ट लोकल Mongoose। तो इसके भी हम डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। वी कैन गो टू पासपोर्ट लोकल Mongoose and this is basically a Mongoose plugin that simplifies building username and password login with passport। यानी पासपोर्ट से जब हम लोकल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और MongoDB को यूज कर रहे हैं, तो ये प्लगइन हमें और ज्यादा हेल्प कर देता है। तो इसको भी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट। तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं इंस्टॉल। अब यहाँ पर वैसे तो हमने लोकल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अगर हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट पे 3 ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप नॉर्मल यूजर नेम एंड पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने गिटहब अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 क्या है, 3 डिफरेंट अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। हम चाहें तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज को एक साथ एक सिंगल वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, यानी वो भी ऑप्शन हमारे पास होता है। बट हम शुरुआत अपनी बेसिक लोकल स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। अब लोकल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें अपने यूजर मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। अब वैसे तो यूजर मॉडल के अंदर हम कई सारी डिफरेंट डिटेल्स हैं जो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के यूजर के पास बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हम नेम कर सकते हैं, हम एज कर सकते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। इस तरीके से और भी कई सारी फील्ड्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट हम बिल्कुल सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ फील्ड्स हैं, सबसे जो कम नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, उनके साथ हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जस्ट हम अभी बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने यूजर मॉडल के अंदर हम 3 बेसिक चीज इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला होगा कि हर एक यूजर के पास उसका यूजर नेम होना चाहिए, दूसरा होगा हर एक यूजर के पास उनका पासवर्ड होना चाहिए, और तीसरा होगा हर एक यूजर के पास उनका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक चीजें होंगी जो हर एक यूजर के पास होनी चाहिए। अब अगर हम अपने पासपोर्ट लोकल Mongoose की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसे यूज करने के लिए, यानी पासपोर्ट लोकल Mongoose को यूज करने के लिए, जब भी हम अपना स्कीमा डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम अपने पासपोर्ट लोकल Mongoose को एज अ प्लगइन यूज कर सकते हैं। स्कीमा हम कौन सा डिफाइन करेंगे? स्कीमा हम अपने यूजर के लिए डिफाइन करेंगे। तो यूजर स्कीमा को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं, मॉडल डिफाइन करते हैं। मॉडल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ user.js नाम से हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने रिव्यूज के लिए मॉडल क्रिएट किया था, तो ये लाइन कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे पास Mongoose आ गया, ये हमारे पास हमारा स्कीमा आ गया। अब यहाँ पर हम अपने पासपोर्ट लोकल Mongoose को भी यूज करेंगे, तो उसे रिक्वायर कर लेते हैं const पासपोर्ट लोकल Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट लोकल Mongoose। एंड अब हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे, तो इसे कह देते हैं const यूजर स्कीमा, क्योंकि हम यूजर के लिए स्कीमा बना रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू Mongoose डॉट, या सिंपली न्यू स्कीमा कर सकते हैं। अब इस स्कीमा के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास हमारा ईमेल होना चाहिए। तो ईमेल के अंदर हम लिख सकते हैं अपना टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड में वी कैन सेट इट टू ट्रू। तो ये हो गया हमारा ईमेल। और अगर हमें अपने यूजर के लिए और फील्ड्स ऐड करनी होती, जैसे लेट्स सपोज हमें नेम ऐड करना होता या हमें एज ऐड करनी होती, तो इस तरीके की भी बाकी सारी फील्ड्स हम यहीं पर ऐड कर सकते हैं। अब 2 जो फील्ड्स हमें ऐड करनी है वो रह गई हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब Mongoose की जो डॉक्यूमेंटेशन है पासपोर्ट लोकल Mongoose की, उसके अंदर जब भी हम अपने स्कीमा को डिफाइन करते हैं,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर फ्री टू डिफाइन योर यूजर हाउ यू लाइक, यानी हम अपने यूजर के अंदर कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। पर पासपोर्ट लोकल मंगूज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पासपोर्ट लोकल मंगूज हमारे लिए एक यूजर नेम खुद ही ऐड कर देगा हमारे यूजर के अंदर, साथ के साथ एक हैश एंड सॉल्ट वाला फील्ड भी ऐड कर देगा टू स्टोर द यूजर नेम। यानी जो हमने हैशिंग की एंड जो हमने सॉल्टिंग की बात की थी, उन दोनों को खुद ही ऑटोमेटिकली पासपोर्ट लोकल मंगूज इंप्लीमेंट कर देता है हमारे लिए। एंड द हैश्ड पासवर्ड एंड द सॉल्ट वैल्यू, यानी एक ऑटोमेटिक सॉल्ट वैल्यू हमारे लिए सेव करा देगा हमारे यूजर के अंदर, और एक हैश्ड पासवर्ड भी खुद ही सेव करा देगा। तो पासवर्ड एंड यूजर नेम पासपोर्ट लोकल मंगूज हमारे लिए ऑटोमेटिकली खुद ही सेव करा देता है, चाहे हम उनको फील्ड के अंदर मेंशन करें, चाहे हम उनको फील्ड के अंदर मेंशन ना करें। इसीलिए जब हम अपना यूजर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ ईमेल डिफाइन करेंगे, और यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें पता है कि पासपोर्ट लोकल मंगूज हमारे लिए ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। उन्हें हमें अलग से अपनी यूजर स्कीमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्कीमा एक्चुअली डेटाबेस के लिए क्रिएट होगा तो उसमें वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे यूजिंग पासपोर्ट। तो वो चीज़ हमें पता है। अब वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमने स्कीमा डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम यूजर के अंदर प्लगइन की तरह पास कर देंगे पासपोर्ट लोकल मंगूज को। तो ये एज अ प्लगइन हम पास कर देंगे। एंड फाइनली यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने यूजर स्कीमा को। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देंगे अपना यूजर स्कीमा, इसको कर लेते हैं सेव। तो हमने पासपोर्ट लोकल मंगूज को एज अ प्लगइन यहाँ पे क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या करता है, यूजर नेम, हैशिंग, सॉल्टिंग एंड हैश्ड पासवर्ड, इन सबको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देता है। तो वो चीजें हमें खुद से स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर दी। एंड इसके साथ साथ पासपोर्ट लोकल मंगूज हमारे लिए कुछ मेथड्स भी हैं जो हमारे मॉडल के अंदर ऐड कर देगा, यानी हमारे स्कीमा के अंदर ऐड कर देगा। कौन कौन से मेथड्स हैं, इफ वी गो टू द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, या इनफैक्ट इसी पे आ जाते हैं नीचे, अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पासपोर्ट लोकल मंगूज हमारी जो इंस्टेंस होगी, यानी जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कीमा को यूज करके, उसके अंदर सेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ऑथेंटिकेट, इस तरीके के ऑटोमेटिक मेथड्स हमारे लिए क्रिएट कर देगा। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑलरेडी मेथड होगा जो फाइंड आउट कर लेगा कि यूजर पहले से रजिस्टर्ड था या नहीं था, तो उसके लिए हमें स्क्रैच से कुछ बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ ये कुछ स्टैटिक मेथड्स को भी क्रिएट करता है, जैसे ऑथेंटिकेट हो गया, जनरेट्स अ फंक्शन दैट इज यूज्ड इन पासपोर्ट्स लोकल स्ट्रैटेजी, सीरियलाइज यूजर, डी सीरियलाइज यूजर, रजिस्टर यूजर, इस तरीके के कई सारे मेथड्स हैं जो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देगा। तो इन मेथड्स का मतलब क्या होता है उसको हम धीरे धीरे जब हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे उसके साथ साथ हम सीखते चले जाएंगे। बट अभी के लिए हमने क्या किया है, तो अभी के लिए हमने पासपोर्ट लोकल एंड पासपोर्ट लोकल मंगूज को हमने इंस्टॉल किया है, साथ के साथ हमने अपने लिए एक यूजर स्कीमा जो है उसको डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है पासपोर्ट को यूज करने का, विच इज कन्फिगरिंग स्ट्रैटेजी, यानी जो भी लोकल स्ट्रैटेजी को हम यूज कर रहे हैं उसको हम कन्फिगर कैसे करें। कन्फिगर करने का मतलब उसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग्स है, उनको हम कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले पासपोर्ट लोकल को यूज करने के लिए, यानी ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने के लिए, सबसे पहले हम पासपोर्ट को रिक्वायर करेंगे। तो कॉन्स्ट पासपोर्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पासपोर्ट, एंड हम अपने लोकल स्ट्रैटेजी को रिक्वायर करेंगे, वी कैन कॉल इट लोकल स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट लोकल, एंड हम अपने यूजर मॉडल को रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स स्लैश यूजर डॉट जेएस। तो इन तीन चीज़ों को हमने रिक्वायर कर लिया। अब पासपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये सेशंस ऑप्शंस ये वाले जो हमारे मिडलवेयर, सेशन एंड फ्लैश वाले मिडलवेयर्स के इसके जस्ट बाद अब हमें ऑलरेडी पासपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेशन की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम लोकल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र जो हो, यूज़र एक सेशन के अंदर यूज़र के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो कॉमन रहेंगे। यूज़र अगर सिंगल सेशन के अंदर है, वो चाहे डिफरेंट टैब में जाके सेम वेबसाइट खोल रहा है, एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे जा रहे हैं, हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये सेशन एक इंडिविजुअल यूज़र का है, तो उस बार सेशन के अंदर ही हर एक डिफरेंट रिक्वेस्ट पे हम उससे बार बार लॉगिन ना कराएं। इसीलिए पासपोर्ट सेशन को भी यूज़ करता है। अब पासपोर्ट सेशन को यूज़ करेगा, उसके लिए सेशन पहले से इंप्लीमेंटेड होगा, तो सेशन हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एज अ मिडलवेयर, तो उसको हम वहीं पे रखेंगे और पासपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। यानी सेशन वाला मिडलवेयर जब हमने यूज किया है उसके जस्ट बाद अब सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो हम पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज को यूज करेंगे एज अ मिडलवेयर। तो हम चाहते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट आए उसमें हम हमेशा पासपोर्ट को एक बार इनिशियलाइज कर दें एज अ मिडलवेयर। सो वी आर गोइंग टू राइट ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज,
तो इससे हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमारा पासपोर्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। तो पासपोर्ट को यूज़ करने से पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड एक सेकंड लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं कि एज अ मिडलवेयर हम पासपोर्ट डॉट सेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू npm एंड हम अपने पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। तो पासपोर्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास हमारा सेशन इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए एंड उसके साथ साथ हमारे पास इनिशियलाइज होना चाहिए एंड हमारा पासपोर्ट डॉट सेशन होना चाहिए। तो ये 2 लाइन ऑफ कोड हैं जिनको हम लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम जो लिख सकते हैं दैट इज़ ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट डॉट सेशन। अब पासपोर्ट डॉट सेशन को इम्प्लीमेंट करने का एग्जैक्ट यूजेज क्या होता है? बेसिकली अ वेब एप्लीकेशन नीड्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई यूजर्स एज दे ब्राउज फ्रॉम पेज टू पेज। यानी एक वेबसाइट को पता होना चाहिए कि अगर एक पेज से दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट जा रही है तो क्या मेरा सेम यूजर सेम रिक्वेस्ट भेज रहा है वेबसाइट को या डिफरेंट यूजर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इसीलिए दिस सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज ईच एसोसिएटेड विद द सेम यूजर इज नोन एज अ सेशन। तो एक यूजर जब बार बार रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करता है हमारी वेबसाइट के साथ तो उसको हम अपना सेशन कह देते हैं। और हम चाहते हैं कि एक सेशन के अंदर यूजर एक ही बार लॉग इन करे या एक ही बार साइन अप करे, उसे बार बार हर रिक्वेस्ट पे लॉग इन ना करना पड़े। इसीलिए पासपोर्ट डॉट सेशन वाले मिडलवेयर को हम यूज करते हैं अपने ऐप डॉट यूज में, ताकि हर एक रिक्वेस्ट को पता हो कि वो कौन से सेशन का पार्ट है। तो ये 2 चीजें तो हमारे पास हो गई। उसके बाद वी फाइनली राइट पासपोर्ट डॉट यूज न्यू लोकल स्ट्रैटेजी, यानी हम अपनी लोकल स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं जिसमें हम पास करेंगे अपना यूजर डॉट ऑथेंटिकेट मेथड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पासपोर्ट डॉट यूज एंड इसमें हम क्रिएट करेंगे अपने लिए न्यू लोकल स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट लोकल स्ट्रैटेजी के लिए L कैपिटल हम रख लेते हैं एंड यहाँ भी जाके हम अपने L को कर देते हैं कैपिटल। दिस इज गोइंग टू बी द लोकल स्ट्रैटेजी एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे यूजर, जो हमारा मॉडल हमने क्रिएट किया था, डॉट ऑथेंटिकेट। अब इस चीज का मतलब समझते हैं। पासपोर्ट डॉट यूज के अंदर, यानी ये बेसिकली पासपोर्ट के अंदर हमने जो भी अपनी नई लोकल स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि जो भी हमारा यूजर्स आए, जितनी भी रिक्वेस्ट आए, वहाँ पर सारे के सारे जो यूजर्स हैं वो लोकल स्ट्रैटेजी के थ्रू ऑथेंटिकेट होने चाहिए। और उन यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है यूजर को लॉग इन करवाना या यूजर को साइन अप करवाना। ये चीज़ें करने के लिए हम अपने ऑथेंटिकेट मेथड को यूज करेंगे, जो हमारा एक स्टैटिक मेथड है जो पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज ने बाय डिफॉल्ट ऐड किया है। कहाँ पे ऐड किया है? जब हम पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज के अंदर जाते हैं तो ये तो लाइन ऑफ कोड है जिसको हमने ऐड किया है। इट इज टू यूज स्टैटिक ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ मॉडल इन लोकल स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट में जब हम जाएंगे तो स्टैटिक मेथड्स के अंदर API डॉक्यूमेंटेशन में स्टैटिक मेथड्स के अंदर ऑथेंटिकेट हमारा ऐसा मेथड होता है दैट जनरेट्स अ फंक्शन दैट इज यूज्ड इन पासपोर्ट्स लोकल स्ट्रैटेजी। अब इतनी लाइन ऑफ कोड तो हमने लिख लिया, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने सेट कर दिया। साथ के साथ हम ये 2 लाइनें ऑफ कोड भी लिखते हैं। इनको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे इन्हें कर लेंगे पेस्ट। बेसिकली पासपोर्ट सीरियलाइज करता है यूजर को एंड डी सीरियलाइज करता है यूजर को, एंड उसके लिए वो 2 फंक्शन, 2 मेथड्स यूज करेगा, यूजर डॉट सीरियलाइज यूजर एंड यूजर डॉट डी सीरियलाइज यूजर। अब ये जो मेथड्स हैं दे आर स्टैटिक सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज ऑफ मॉडल फॉर पासपोर्ट सेशन सपोर्ट। अब सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज करने का क्या मतलब होता है? सीरियलाइज करने का बेसिक मतलब होता है टू सीरियलाइज यूजर्स इनटू द सेशन, यानी यूजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम सेशन के अंदर स्टोर करवाते हैं तो उसका मतलब है सीरियलाइज करना यूजर को, और यूजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम अनस्टोर कराते हैं, रिमूव करते हैं अपने सेशन से, यानी एक बार अगर यूजर ने लॉग इन कर लिया तो सेशन के अंदर उसको पहले सीरियलाइज करना पड़ेगा हमें। तो यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर स्टोर हो गई तो उसे बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, तो हो गया सीरियलाइजिंग यूजर। पर एक बार यूजर ने अपना सेशन खत्म कर दिया तो हमें उस यूजर को सेशन से डी सीरियलाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज फॉर डी सीरियलाइजिंग द यूजर। तो इसीलिए ये 2 लाइनें ऑफ कोड भी हम ऐड करते हैं। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हम स्क्रैच से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन को बिल्कुल स्क्रैच से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इनफैक्ट काफी सालों पहले तक जब पासपोर्ट जैसे हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं होती थी तो लोग स्क्रैच से इंप्लीमेंट करते थे या दूसरे टूल्स यूज करते थे, पर वो पूरा का पूरा जो बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, बहुत सारा लाइन ऑफ लॉजिक है, वो हमें खुद से इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि पासवर्ड ने 4-5 लाइनों में हमारे लिए वो काफ़ी सारा जो ऑथेंटिकेशन के मेथड्स थे, ऑथेंटिकेशन का पार्ट था, वो हमारे लिए खुद से इंप्लीमेंट
करके दे दिया। तो ये फ़ायदा होता है पासपोर्ट को यूज़ करने का। अब अभी हमें डायरेक्टली फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने यूज़र को सेव करवा के नहीं देखा, अभी तक कुछ हमने करके नहीं देखा। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, अपने एक्सप्रेस ऐप को बताया है कि हम पासपोर्ट को यूज़ करने वाले हैं, हम पासपोर्ट की लोकल स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं, यूज़र के ऑथेंटिकेट मेथड को यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन करने के लिए, और हम सीरियलाइज यूज़र एंड डीसीरियलाइज यूज़र वाले मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं। अब फाइनली एक बार हम एक डेमो यूज़र क्रिएट करके देखेंगे और देखेंगे एक्चुअली पासपोर्ट वर्क कैसे कर रहा है। अब नेक्स्ट हम अपने लिए एक डेमो यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो डेमो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारा जो रूट राउट है, इनफैक्ट यहाँ पर इसी के नीचे हम एक राउट क्रिएट कर सकते हैं अपने मिडलवेयर से जस्ट नीचे, जहाँ पर हम करेंगे app.get और गेट रिक्वेस्ट लेट्स सपोज आएगी हमारे डेमो यूज़र के पास। तो डेमो यूज़र के पास रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और ये हमारी एसिंक रिक्वेस्ट होगी। इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के थ्रू बेसिकली हम अपना एक नया यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे। अब नया यूज़र क्रिएट करने के लिए एक फेक यूज़र बनाते हैं। लेट इसको कह देते हैं फेक यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र के अंदर एक तो हम ईमेल पास कर देंगे। ईमेल हमारे पास होने वाला है, लेट्स कॉल इट student@gmail.com, एंड उसके अलावा हम एक यूज़र नेम पास करेंगे। हम पासवर्ड अभी पास नहीं करने वाले, सिर्फ यूज़र नेम पास करेंगे। यूज़र नेम में हम लिख देते हैं इसे डेल्टा स्टूडेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हमने अपना user.js वाला मॉडल इंप्लीमेंट किया था, तो उसमें यूज़र स्कीमा के अंदर हमने सिर्फ ईमेल डिफाइन किया था, पर फिर भी app.js के अंदर हम यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट लोकल mongoose ने सिर्फ ईमेल तो था ही, ऑटोमेटिकली वो यूज़र नेम खुद से ऐड कर देता है स्कीमा के अंदर, तो यूज़र नेम भी हम ऐड कर सकते हैं। अब इस फेक यूज़र को स्टोर कराने जब हम जाएंगे, तो स्टोर करवाने के लिए हम अपने यूज़र का रजिस्टर मेथड यूज़ करेंगे। रजिस्टर इज़ अ स्टैटिक मेथड जिसके अंदर हम अपना फेक यूज़र पास करेंगे, एंड सेकंड जो पैरामीटर होगा उसके अंदर हम अपना पासवर्ड पास करेंगे। लेट्स सपोज हमारा जो पासवर्ड है दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमारा पासवर्ड है, एंड यूज़र का ये जो रजिस्टर मेथड है ये डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा जो फेक यूज़र है उसको सेव करवा देगा विद दिस पासवर्ड। एक बार इस रजिस्टर मेथड को देख भी लेते हैं। तो हमारे स्टैटिक मेथड्स के अंदर यहाँ पर हमारा रजिस्टर मेथड है। रजिस्टर मेथड के अंदर हम क्या क्या पास करते हैं, एक हम अपना यूज़र पास करेंगे जो हमने फेक यूज़र पास किया है। यूज़र के बाद हम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारा पासवर्ड हो गया। एंड इसके साथ अगर हम कोई कॉल बैक डिफाइन करना चाहें तो हम उस कॉल बैक को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रजिस्टर हमारा एक कन्वीनियंस मेथड होता है टू रजिस्टर अ न्यू यूज़र इंस्टेंस विद अ गिवन पासवर्ड। मतलब इस नए यूज़र इंस्टेंस को ये गिवन पासवर्ड के साथ रजिस्टर कर देगा, और साथ के साथ रजिस्टर मेथड ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि अगर हमारा जो यूज़र नेम है वो यूनिक है या नहीं है। तो हमें खुद से लॉजिक नहीं लिखना पड़ता, हमें खुद से पहले डेटाबेस के अंदर चेक करो कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है क्या। तो जो इफ एल्स वाला पूरा लॉजिक है वो हमें इंप्लीमेंट नहीं करना। रजिस्टर मेथड ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो भी यूज़र नेम हम सेट कर रहे हैं वो यूनिक है या नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा user.register मेथड हो जाएगा, एंड दिस इज अ एसिंक्रोनस मेथड। तो इसीलिए इसके आगे हम अवेट लिख देंगे और ये हमें रिटर्न करेगा हमारा न्यू यूज़र। तो इसको कह देते हैं कॉन्स्ट या लेट न्यू या रजिस्टर्ड यूज़र इसको कह देते हैं। जो हमारा रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसे हम फिर यहाँ पर करवा देंगे प्रिंट, या प्रिंट कराने की जगह रिस्पॉन्स के अंदर इसको सेंड कर देते हैं, response.send रजिस्टर्ड यूज़र। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर। आई होप इतना पार्ट हमें समझ में आ गया होगा। हमने फेक यूज़र को क्रिएट किया, फिर उसको हमने रजिस्टर करवाया विद द रजिस्टर मेथड, और ये रजिस्ट्रेशन का लॉजिक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है। फिर जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हुई है उसको हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करवा रहे हैं। तो अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं app.js। ओके, यूज़र इज नॉट डिफाइंड। user.plugin के अंदर ओके ये यूज़र नहीं, ये बेसिकली स्कीमा के अंदर हम प्लगइन ऐड करेंगे, तो ये हमारा यूज़र स्कीमा होने वाला है। इसको हमने सेव कर दिया, सर्वर हमारा दोबारा रीस्टार्ट हो गया। app.js के अंदर आ जाते हैं। इस मेथड को बेसिकली हम टेस्ट करना चाहते हैं। सो वील गो टू लोकल होस्ट 8080/, हम जाना चाहते हैं अपने डेमो यूज़र के पास। डेमो यूज़र के पास गए तो ये यूज़र है जो हमारे डेटाबेस के अंदर जाके सेव हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो इस यूज़र के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ईमेल इसके अंदर है जो हमने स्कीमा के अंदर डिफाइन की थी। आईडी ऑटोमेटिकली mongoose क्रिएट कर देता है। यूज़र नेम जो हमने पास किया था पर स्कीमा के अंदर किसने डिफाइन किया, पासपोर्ट लोकल mongoose ने।
सॉल्ट इसके अंदर है, सॉल्ट बेसिकली हमारी ये वाली स्ट्रिंग है, ये जो इतनी स्ट्रिंग है, दिस इज द सॉल्ट। तो जब हम सॉल्टिंग में वो रैंडम स्ट्रिंग ऐड कर रहे थे, उसका मतलब इस तरीके की कुछ स्ट्रिंग था। हैश के लिए हमारे पास ये जो हमारा हैश्ड पासवर्ड है, ये यहाँ पे आके स्टोर हो गया है। तो पासवर्ड में हमने तो हेलो वर्ल्ड पास किया था, पर हमारे डेटाबेस के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर नहीं हुआ। हमारे डेटाबेस के अंदर ये बड़ी सी स्ट्रिंग स्टोर हुई, जिसको देख के शायद ही, मतलब आंखों से देख के तो कोई नहीं बता सकता कि क्या पासवर्ड था। इनफैक्ट किसी एल्गोरिदम के थ्रू भी बताना पॉसिबल नहीं होगा इजीली। एंड जो हमारा पासपोर्ट लोकल mongoose है, वो खुद इंटरनली एक हैशिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। इफ़ वी वांट टू चेक कि कौन सा हैशिंग फंक्शन, हैशिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होता है, तो ये है हमारी जो PBKDF2 हैशिंग एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम हमारे लिए इम्प्लीमेंट होती है। हम चाहें तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हैशिंग एल्गोरिदम की, क्योंकि बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स होते हैं रिलेटेड टू द हैशिंग एल्गोरिदम्स। पर अगर कोई आपसे पूछे पासपोर्ट के अंदर कौन सी हैशिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होती है, सो दिस इज द हैशिंग एल्गोरिदम विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन आवर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल यूजर था, वो एक नॉर्मल यूजर की तरह सेव नहीं हुआ, उसके पासपोर्ट पे ऑटोमेटिकली सॉल्ट अप्लाई हो गया, ऑटोमेटिकली हैशिंग होगी, और हमारी हैश्ड फॉर्म हमारे डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होती है। अब नेक्स्ट हम फंक्शनैलिटीज क्रिएट करने वाले हैं अपने यूजर को साइन अप कराने के लिए। अब जब भी यूजर साइन अप करेगा, तो उसके लिए हम 2 राउट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला है get/signup वाला राउट। get/signup से क्या होगा, एक साइन अप वाला फॉर्म होगा जो हमारे पास आ जाएगा, और साइन अप फॉर्म से हम अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और फिर जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, तो हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी /signup के पास, और फिर इस मेथड का काम क्या होगा, इस राउट का काम क्या होगा, इस राउट का काम होगा हमारे नए साइंड अप यूजर को रजिस्टर करवाना डेटाबेस के अंदर। तो साइन अप यूजर वाली जो फंक्शनलिटी है, उसको 2 पार्ट्स में हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला पार्ट होने वाला है get/signup, जिसमें हम अपने फॉर्म को इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्म को रेंडर कराएंगे। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने app.js के अंदर। एंड app.js के अंदर ये जो हमारे राउट्स हैं, इसमें हम एक और नया राउट क्रिएट करेंगे फॉर आवर यूज़र। तो इसको कह देते हैं user.js, एंड review.js के अंदर जाते हैं राउट्स में, और ये 2 जो कॉमन चीज़ें हैं, इनको कर लेते हैं कॉपी एंड क्रॉस। अभी के लिए मर्ज पैराम्स की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो हमारा राउटर होगा user.js के अंदर, इस राउटर को मॉड्यूल के अंदर हम कर देंगे एक्सपोर्ट। तो module.exports इज इक्वल टू गोइंग टू बी आर राउटर। तो ये तो हमारा राउटर हो गया। साथ के साथ हम इसे रिक्वायर भी कर सकते हैं, const user इज इक्वल टू, इसको कह देते हैं user.js। अच्छा, ये जो लिस्टिंग है, इसे हम लिस्टिंग राउटर कर सकते हैं। रिव्यू है, इसे हम रिव्यू राउटर कर सकते हैं, और यूज़र है, यूज़र को भी हम राउटर कर सकते हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो, हमें क्लियर हो कि हमारे राउटर्स ही हैं। इनफैक्ट वी कैन चेंज द नेम्स ऑल्सो, ताकि एरर ना आए। तो उसके लिए जहाँ भी हमने अपने राउटर को यूज़ किया था, यहाँ पे लिस्टिंग की जगह हम अपना लिस्टिंग राउटर ऐड कर रहे हैं, रिव्यू की जगह हम अपना रिव्यू राउटर ऐड कर रहे हैं। और ऐसे ही app.use के अंदर हम एक और स्लैश के साथ नया राउटर ऐड कर देंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द यूज़र राउटर। इसको कर लेते हैं सेव। एक जगह रह गई जहाँ हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है, राउटर का नाम हमने जो चेंज किया है उसकी वजह से। तो एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेशन ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये हमारे राउटर्स हैं। राउटर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लोकल स्ट्रैटेजी, राउटर्स ठीक है हमारे पास। डेमो यूज़र है, डेमो यूज़र के अंदर ये हमने राउटर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बेसिकली एरर हमारे पास आ रहा है, router.use requires a middleware function but got an object। अच्छा, इससे पहले एक बार अपने user.js पर आ जाते हैं, और यहाँ राउटर के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं router.get। हम गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं /signup के पास, एंड जब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, तो उस केस में हम रिस्पॉन्स में सेंड करना चाहते हैं एक फॉर्म। अभी के लिए फॉर्म रेंडर नहीं करा रहे, सिर्फ हम रिस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट समथिंग, कुछ मेथड्स मिसिंग थे, तो वो हमने ऐड कर दिए। अब app.js के अंदर यूज़र राउटर को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी /signup के पास, तो हमारे पास फॉर्म चला जाएगा। टेस्ट करते हैं इसको। /signup के पास अगर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया। अब हमें फॉर्म लिख के नहीं भेजना, हमें एक फॉर्म को रेंडर कराना है। तो फॉर्म को रेंडर कराने के लिए उस फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। व्यूज़ के अंदर जाएंगे, व्यूज़ में एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड यूज़र्स।
जैसे हमने लिस्टिंग्स के लिए क्रिएट किया था वैसे यूज़र्स के लिए क्रिएट करेंगे। यूज़र्स में हम अपने फॉर्म का नाम देंगे signup.ejas। signup.ejas के अंदर सबसे पहले तो हम अपने बॉयलर प्लेट का लेआउट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये जो न्यू वाला हमारा फॉर्म था लिस्टिंग्स के लिए, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट लेआउट हो गया। उसके अलावा हम एक ये चीज़ कर लेते हैं, अपने लिए एक रो एंड कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, /div एंड /div। बेसिकली हम चाहते हैं हमारा जो फॉर्म क्रिएट हो वो इस रो के अंदर क्रिएट हो, एंड कॉलम साइज हम 6 रखना चाहते हैं अपने फॉर्म का, ऑफसेट दे देते हैं इसको 3 का, एंड इसके अंदर यहाँ पे हम अपने फॉर्म को क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म होगा जो क्रिएट होगा, और ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म हमारे लिए एक्शन में एक पोस्ट /signup को क्या भेजेगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। ये है इस फॉर्म का काम। तो बेसिकली हमने जो 2 स्टेप डिफाइन किए थे, इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, साइन अप पे गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फॉर्म आएगा, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी। तो वो हमने एक्शन और मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया। अब इस फॉर्म के अंदर फील्ड्स ऐड करने के लिए यही new.ejas वाले से ही कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी 1 फील्ड, ये फर्स्ट फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट फील्ड हो गई। यहाँ से फर्स्ट फील्ड के अंदर हम ऐड करवाएंगे अपना यूज़र नेम। ये यूज़र नेम होने वाला है, लेट्स कॉल इट यूज़र नेम। इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नेम की जगह पूरे में यूज़र नेम ऐड करेंगे। अभी के लिए प्लेस होल्डर को हम हटा सकते हैं। टाइप में टेक्स्ट आएगा, क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया यूज़र नेम के लिए। यहाँ एक आईडी भी ऐड कर देते हैं, आईडी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूज़र नेम, एंड इसे कह देते हैं लुक्स गुड। वैलिड फीडबैक के लिए लुक्स गुड लिख दिया हमने। साथ के साथ अपना जो फॉर्म है उसे एक क्लास दे देते हैं। वी आर गोइंग टू गिव इट अ क्लास ऑफ नीड्स वैलिडेशन, ताकि जो बूटस्ट्रैप की ऑटोमेटिक वैलिडेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई हो, और अपनी बाय डिफॉल्ट जो वैलिडेशन है वो अप्लाई ना हो, तो इसके लिए नो वैलिडेट लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म, जिसके अंदर अभी सिर्फ यूज़र नेम वाला फील्ड है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। user.js के अंदर जाके हम अपने फॉर्म को अब रेंडर कराएंगे। .render/ या users/signup.ejas, इसको सेव कर लेते हैं। एंड अब अगर हम साइनअप के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म रेंडर होके आ रहा है। सो दिस इज आवर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर अभी एक ही फील्ड है हमारी यूज़र नेम वाली। फॉर्म छोटा कैसे होके आ रहा है, पूरी बड़ी लाइनें क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म के अंदर रो के अंदर कॉलम 6 की उसको विड्थ दी है, ऑफसेट दिया है 3 का, इसलिए वो मिडल ऑफ द पेज में आ गया। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक स्टाइलिंग है जिसको हमने ऐड किया, जिससे वो मिडल में आ गया है। अब साथ के साथ फॉर्म में ऊपर की तरफ ही व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे एक H1 हेडिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप फॉर ऑन वॉन्डरलस्ट। अपना प्लेटफॉर्म का हम नाम लिख देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। अब इसे भी अगर थोड़ा सा हमें सेंटर्ड करना है तो इसे भी सेम क्लास हम दे देंगे, कॉलम 6 एंड ऑफसेट 3, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आ गया। अब हमें यूज़र नेम ऐड करना है। यूज़र नेम हमने ऐड कर दिया। यूज़र नेम के अलावा हमें ईमेल ऐड करना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा ईमेल के लिए होगा। फॉर ईमेल, यहाँ पे भी हम ईमेल लिख देते हैं। नेम में भी ईमेल आ जाएगा, आईडी में भी ईमेल आ जाएगा, टाइप में भी हम ईमेल डिफाइन कर देते हैं। अब इसके लिए हमें वैलिड फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, तो वैलिड फीडबैक को यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया ईमेल के लिए। एंड इसी तरीके से हम एक ऐड करेंगे अपने पासवर्ड के लिए, तो इसको कर देते हैं फॉर पासवर्ड। पासवर्ड के लिए कॉपी कर लेते हैं, एंड ये हो जाएगा फॉर पासवर्ड, नेम पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, टाइप इज़ ऑल्सो पासवर्ड। इसको भी सेव कर लेते हैं। तीनों फील्ड्स जो हैं हमारी रिक्वायर्ड है, और साथ में हम एक बटन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू कॉल इट साइन अप, एंड इसे एक क्लास दे देते हैं BTN सक्सेस। वील मेक अ ग्रीन बटन, बाद में जाके हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश कर दिया तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म है। अगर हमें साइन अप करना है तो साइन अप करने के लिए यूज़र नेम एंटर करना पड़ेगा, ईमेल एंटर करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। इसे एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़र नेम के अंदर लिख दिया ABCD, एंड ईमेल के अंदर हमने लिख दिया abc@gmail.com, और अभी के लिए पासवर्ड को खाली छोड़ रहे हैं। अगर साइन अप कर रहे हैं तो हमें एरर दिखा देगा।
तो इस तरीके से हमारी वैलिडेशंस जो है बूटस्ट्रैप की, हमारी कस्टम वैलिडेशंस वो भी काम कर रही हैं, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। एंड हम चाहें तो इसे सेव भी करवा सकते हैं, बट सेव करवाने का मैकेनिज्म अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो अभी के लिए सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन डाल के अपने फॉर्म के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन अप फॉर्म। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि एक बार इस फॉर्म को अगर हमने सबमिट कर दिया तो फाइनली हमारा यूज़र कैसे जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपना सेकंड वाला राउट, जिसके अंदर हम पोस्ट मेथड से साइन अप करवाएंगे यूज़र से। तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं राउटर डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट आएगी हमारे /साइनअप के पास, एंड ये हमारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं। अब जब भी हमारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती हैं हम रैप एसिंक को यूज़ कर सकते हैं, पर अभी के लिए अभी नॉर्मली हम इसे लिखने वाले हैं एसिंक। सबसे पहले तो हमारी जो रिक्वेस्ट की बॉडी होगी, रिक्वेस्ट की बॉडी से हमें यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने लिए एक नए यूज़र को क्रिएट करेंगे। नए यूज़र को क्रिएट करने से पहले हमें अपने यूज़र मॉडल को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र डॉट जेएस, ये हमारा मॉडल हमारे पास आ गया। एंड न्यू यूज़र को हम क्रिएट करेंगे। नए यूज़र के अंदर हम क्या क्या पास करने वाले हैं, एक तो इसके अंदर हम अपना ईमेल पास करने वाले हैं, एक इसके अंदर हम अपना यूज़र नेम पास करने वाले हैं। तो इसे सेव करवा लेते हैं कॉन्स्ट न्यू यूज़र के अंदर, ये हमारा न्यू यूज़र हो गया। अब इस न्यू यूज़र को रजिस्टर करवाने के लिए डेटाबेस के अंदर हम लिखेंगे यूज़र डॉट रजिस्टर, जो मेथड हमने पहले यूज़ किया था, मतलब app.js के अंदर जो हमने एक बेसिक फेक डेमो करके साइन अप करने की कोशिश की थी। इसको वैसे कमेंट आउट कर देते हैं, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, बट यहाँ पर जो हमने यूज़र डॉट रजिस्टर किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यूज़र डॉट रजिस्टर। इसके अंदर हम अपना यूज़र पास कर देंगे एंड साथ के साथ अपना पासवर्ड पास कर देंगे। अब ये जो मेथड है ये अपने आप में एसिंक्रोनस मेथड है, तो इसके लिए हम कर लेंगे अवेट, और ये हमें हमारा रजिस्टर्ड यूज़र रिटर्न करके देगा। तो कॉन्स्ट रजिस्टर्ड यूज़र इज इक्वल टू दिस यूज़र, एंड इस रजिस्टर्ड यूज़र को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं console.log रजिस्टर्ड यूज़र। और जैसे ही हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा वैसे एक फ्लैश मैसेज हम करा देते हैं। तो request.flash एक सक्सेस वाला मैसेज होगा विच सेज यूज़र वॉज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस तरीके का हम कुछ लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं वेलकम टू वॉन्डरलस्ट, हमारी जो वेबसाइट का नाम है। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर हम रीडायरेक्ट कर देंगे टू /listings, मतलब अभी के लिए कोई है नहीं जगह रीडायरेक्ट करने के लिए, कुछ हमने एज सच पेजेस बनाए नहीं है, तो हम /listings यानी होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे और ये मैसेज हम फ्लैश करवा देंगे साथ के साथ। और जो हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा उसको वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल के अंदर। इसको कर लेते हैं सेव, app.js के अंदर भी जाके एक बार सेव कर देते हैं एंड फाइनली रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यूज़र नेम के अंदर हम ऐड करने वाले हैं, वील कॉल इट डेल्टा स्टूडेंट, इसको कह देते हैं student@gmail.com, और पासवर्ड में हम एंटर कर रहे हैं हेलो। वो दिखाई नहीं देगा बट हमने यहाँ पे हेलो एंटर किया है। साइन अप पे क्लिक किया, जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया ओके इट इज सेइंग द पेज इज नॉट वर्किंग, अ लोकल होस्ट डिडंट सेंड एनी डेटा। क्या एरर आया हमारे पास, यूजर एग्जिस्ट्स एरर, अ यूजर विद द गिवन यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऑल राइट, तो इसने क्या किया, पासपोर्ट ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ से जो हमने डेमो यूज़र भेजा था इसमें भी हमने सेम यूज़र नेम डेल्टा स्टूडेंट यूज़ किया था, तो इसीलिए हमारे पास ये एरर आ गया। कोई नहीं, सर्वर को एक बार या तो वापस आ जाते हैं, लेट्स स्टॉप एंड रीस्टार्ट आवर सर्वर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने एरर्स को हैंडल नहीं कर रहे। एरर हैंडलिंग के लिए अभी हमने कुछ नहीं किया user.js के अंदर। तो वापस से आ जाते हैं, एक नया /signup पे जाएंगे, /signup एंड एक नया नाम सोचते हैं, वील कॉल इट लेट्स सपोज अपना कॉलेज स्टूडेंट, इसको कह देते हैं ac@gmail.com एंड यहाँ पे पासवर्ड के अंदर वील सेंड हेलो। जैसे ही साइनअप पे क्लिक किया, लुक्स गुड वगैरह सारी चीज़ें आ गई थी, हमारे पास आ गया वेलकम टू वॉन्डरलस्ट, मतलब सक्सेसफुली हमने साइन अप कर लिया। और साइन अप करने के बाद हमारे यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रिंट होके आ गई, यानी ईमेल के अंदर हमने ये भेजा था, यूज़र नेम के अंदर हमने ये भेजा था, हमारे लिए ऑटोमेटिक ये सॉल्ट यूज़ हुआ है एंड जो हैश्ड फॉर्म है हमारे पासवर्ड की
वो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा पासवर्ड जब डेटाबेस के अंदर सेव हुआ है। तो डेटाबेस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन सेव हुई है, कहीं भी यहाँ पे आपको हेलो एज सच दिख नहीं रहा होगा। तो हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर फॉर्म में हमारे पासपोर्ट लोकल मोंगूज ने जाके सेव करवा दिया है। एंड इस तरीके से हम router.post से साइन अप कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हैं। एक तो हम रैप एसिंक यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ रैप एसिंक यहाँ पे, और उसको रिक्वायर भी कर ओके ऑटोमेटिकली रिक्वायर हो गया रैप एसिंक। एंड साथ के साथ एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट एरर्स हैंडल करने की बजाय यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कैच के अंदर हम ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको ट्राई करेंगे, और इसके अंदर कोई भी अगर एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कैच कर लेंगे। एरर अगर आ जाता है, अब यहाँ पे एरर कैसे आएगा, हमें पता है request.body के अंदर तो ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। एंड फिर न्यू यूज़र को जब हम रजिस्टर कराएंगे तो एक एरर का हमने अभी एग्जांपल देख ही लिया था कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र नेम को हम रिपीट करवा रहे हैं तो उस केस में अभी क्या हो रहा था, उस केस में अभी हमारा सर्वर स्टॉप हो रहा था। या अगर हम रैप एसिंग को भी यूज़ करेंगे तो उस केस में अजीब सा एरर हमें दिखाई देगा। इनफैक्ट एक बार देख भी लेते हैं कि सिर्फ अगर रैप एसिंग को यूज़ किया, एक बार ट्राई कैच को हटा देते हैं, लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश करके यहाँ मैं यूज़ करूँगी डेल्टा स्टूडेंट एंड इसको कह देते हैं delta@ अपना college.in समथिंग एंड हेलो। साइन अप किया, एरर में आ रहा है अ यूज़र विद द गिवन यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम चाहते हैं कि एरर मैसेज तो हमारे पास फ्लैश हो जाए, पर वो सिर्फ फ्लैश होके आए। इस तरीके से जो एरर हमारे पास आ रहा है, तो अभी हम क्या हो गए, अभी हम एक लॉस्ट पेज के अंदर आ गए, रैंडम पेज के अंदर। तो हम चाहते हैं कि साइन अप के ऊपर ये पूरा का पूरा बस एरर ना आए। साइन अप के ऊपर अगर हमारा यूज़र नेम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तो बस एक बार मैसेज फ्लैश हो, बाकी दोबारा साइन अप वाला वो फॉर्म हमें दिखाई देने लग जाए। तो वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम सारी की सारी चीज़ों को एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। तो ट्राई कर लेंगे और अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कैच करेंगे और एरर को कैच करके हम एक मैसेज फ्लैश कर देंगे। ये जो मैसेज होगा ये हमारा एरर वाला मैसेज होगा, जिसमें एरर के अंदर जो भी मैसेज आ रहा है उसे हम प्रिंट करवा देंगे, फ्लैश करवा देंगे, और रिस्पॉन्स में हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे अगेन टू द साइन अप पेज, यानी वापस से हम साइन अप के पास चले जाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव। तो इस बार क्या होगा, कैंसिल कर देते हैं, बैक, रिफ्रेश। इस बार जब हम यूज़र नेम में वो सेम चीज़ डालेंगे जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, डेल्टा स्टूडेंट, या इसको कह देते हैं delta@gmail.com, पासवर्ड में हेलो एंटर कर दिया, साइन अप किया, तो इस बार क्या आ रहा है, अ यूज़र विद द गिवन यूज़र नेम इज़ रजिस्टर्ड। तो बेसिकली एक फ्लैश मैसेज आ गया, पर साथ के साथ फॉर्म हमारा हमें फिर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ट्राई कैच के अंदर इन चीज़ों को रख के अपना ये वाला जो कस्टम फंक्शनैलिटी है जिसको हम चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लॉगिन ऑफ यूज़र, यानी यूज़र को एक बार हमने साइन अप तो करा दिया, डेटाबेस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करा दी। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी यूज़र को दोबारा से लॉगिन करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे हम उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो यूज़र लॉगिन के लिए हम 2 राउट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा गेट राउट है /login, फिर है हमारा पोस्ट राउट /login। अब गेट लॉगिन जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा, लॉगिन वाला फॉर्म, जिसमें हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, और फिर जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी /login के पास, जो फाइनली ऑथेंटिकेट करेगा कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। क्योंकि अगर यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में तभी तो लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने राउटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं router.get, गेट रिक्वेस्ट जाएगी /login के पास, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हम रेंडर कराएंगे अपना, लेट्स मेक अ फॉर्म वेरी सिमिलर टू दिस, यूजर्स के लिए जैसे हमने signup.ejs बनाया था वैसे ही हम अब login.ejs बनाने वाले हैं, जिसे हम रेंडर करा देंगे। login.ejs क्रिएट करने के लिए यूजर्स के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर, एंड यहाँ हम क्रिएट कर देंगे login.ejs। बेसिकली signup.ejs वाला ही होने वाला है, तो उसको पूरा कॉपी करके login.ejs के अंदर जाएंगे। कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। फॉर्म के अंदर इस बार रिक्वेस्ट जाएगी /login के पास, पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी हमारी, यूज़र नेम हमें एंटर करवाना है एंड हमें पासवर्ड एंटर करवाना है। तो ईमेल को अभी के लिए हम हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बटन को नाम दे देते हैं लॉगिन, एंड ऊपर हम लिख देते हैं हेडिंग के अंदर लॉगिन। तो ये लॉगिन हो गया,
एंड वैलिडेशंस हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, हमें यहाँ पे वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिक्वायर्ड हम फिर भी रखेंगे। यूज़र नेम हमारा हो गया एंड पासवर्ड हो गया, इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ भी आके कर लेते हैं सेव। अब जैसे ही /login के पास रिक्वेस्ट जाएगी, लॉगिन क्या करेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर कराएगा और फिर लॉगिन को क्लिक करते ही हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट वाले राउट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन्हें कर देते हैं क्रॉस router.post, router.post रिक्वेस्ट जाएगी /login के पास एंड ये हमारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि डेटाबेस से हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसके लिए एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। अब यूज़र को जो ऑथेंटिकेट करने का काम है, ऑथेंटिकेट करना यानी लॉगिन के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि यूज़र पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर था या नहीं था, वो वाला काम हमारे लिए पासपोर्ट करके देगा और पासपोर्ट उस काम को एज अ मिडलवेयर करता है। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस कॉलबैक से पहले हम एक मिडलवेयर ऐड करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी passport.authenticate। तो passport.authenticate हमारा एक मिडलवेयर है जो हमारे पोस्ट राउट में लॉगिन से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में अगर हमें और देखना है तो ये हमारी ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट है। बेसिकली npm पासपोर्ट के अंदर ये हमारा मेथड होता है। पासपोर्ट प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिकेट फंक्शन which is used as route middleware to authenticate requests। तो passport.authenticate को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी पास करते हैं। जैसे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हमारी स्ट्रैटेजी लोकल स्ट्रैटेजी है, तो हम उसके लिए लोकल पास करेंगे एंड साथ के साथ हम इसमें कुछ ऑप्शंस पास करते हैं। ऑप्शंस के अंदर एक हमारा ऑप्शन होता है फेलियर रीडायरेक्ट। फेलियर रीडायरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर मान लो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया वो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस केस में कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए यूज़र, उस केस में ऑटोमेटिकली यूज़र रीडायरेक्ट हो जाए /login पे, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस के अंदर हम फेलियर रीडायरेक्ट में /login को पास कर सकते हैं एंड साथ के साथ हम एक और ऑप्शन देते हैं विच इज़ फेलियर फ्लैश। फेलियर फ्लैश को हम सेट कर देते हैं टू ट्रू। फेलियर फ्लैश कहने का क्या मतलब है, फेलियर फ्लैश कहने का मतलब है कि अगर मान लो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, यूज़र जो था हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता था, पासवर्ड गलत डाल दिया, ऑथेंटिकेशन फेल होने के कई रीजंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं था, ये भी हो सकता है यूज़र तो था पर उसने यूज़र नेम गलत एंटर कर दिया, ये भी हो सकता है पासवर्ड गलत एंटर कर दिया, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हमने फेलियर फ्लैश को ट्रू किया है तो उसका मतलब अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो उस केस में एक फ्लैश मैसेज या कुछ तरीके का मैसेज हम भेज रहे होंगे। तो इन दोनों ऑप्शंस का ये मतलब है। इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से router.post के अंदर अगर /login के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो सबसे पहले लॉगिन करने से पहले हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूजिंग पासपोर्ट। पासपोर्ट में हमने ये ऑप्शंस डिफाइन कर दिए एंड उसके बाद हमारा जो कॉल बैक है वो वर्क करेगा। अगर ये मिडलवेयर सक्सेसफुली काम करता है तभी हम यहाँ पे जाएंगे। अगर लॉगिन नहीं हो पाया सक्सेसफुली, ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया यूज़र, तो उस केस में हम कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, उसी सेम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हम सेंड कर सकते हैं बेसिकली अ रिस्पॉन्स। We can call it welcome to Wanderlust, you are logged in। इसको कर लेते हैं सेव एंड ओके। यहाँ कह रहे हैं पासपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, तो ऊपर जाके हम पासपोर्ट को कर लेते हैं यहाँ पे रिक्वायर इज इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट एंड सेव। तो स्टार्ट हो गया है सर्वर दोबारा से एंड इस बार हम क्या करेंगे, लॉगिन हमें करना है। लॉगिन के अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं। डेल्टा स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारा यूज़र नेम है, इसके अंदर पासवर्ड में ABCD ऐड कर देते हैं, रॉन्ग यूज़र नेम। अगर लॉगिन करने जाएंगे तो इस केस में क्या दिखाएगा, पासवर्ड और यूज़र नेम इज इनकरेक्ट। ये किसने इंप्लीमेंट किया, ये ऑटोमेटिकली हमारे पासपोर्ट ने इंप्लीमेंट कर दिया। उसने क्या किया, हमें एक फ्लैश मैसेज करके दिखाया फेलियर के केस में। इस बार कुछ सही ऐड करने की कोशिश करते हैं। वील कॉल इट डेल्टा स्टूडेंट। पासवर्ड के अंदर आई थिंक हमने हेलो वर्ल्ड एंटर किया था, हेलो वर्ल्ड। लॉगिन कर देते हैं तो दिखा रहा है वेलकम टू वॉन्डरलस्ट, यू आर लॉग्ड इन। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन एंड साइन अप काम करता है यूजिंग पासपोर्ट। अब हम चाहें तो यहाँ पर ये जो मैसेज है इसे फ्लैश की फॉर्म में शो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, और ये हमारा सक्सेस वाला मैसेज हो जाएगा। हम कह सकते हैं वेलकम बैक टू योर अकाउंट या समथिंग लाइक दिस, वेलकम बैक टू वॉन्डरलस्ट इसको कह देते हैं। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स में हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे टू /listings, यानी मेन पेज जो है हमारा उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। दोबारा आ जाते हैं डेल्टा स्टूडेंट
एंड हेलो वर्ल्ड में अपना पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन किया तो हम यहाँ आ गए वेलकम बैक टू वांडरलस्ट, यानी हम अपने अकाउंट में कर गए लॉगिन। इसको कर सकते हैं क्रॉस। तो इस तरीके से हमारे साइन अप एंड लॉगिन की फंक्शनैलिटी काम करती है, जो बेसिक पासपोर्ट के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते थे। अब इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे। हम कुछ मिडलवेयर्स है जिनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ ऑथराइजेशन ऐसा एक मेजर पार्ट है जिसको अभी तक हमने नहीं देखा। तो अभी के लिए इतने पार्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके रखना है। बाकी आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि एज अ होमवर्क प्रॉब्लम एक बार थोड़ा सा पासपोर्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जाके थोड़ा बहुत समझ लेना है, ताकि जो भी मेथड्स हम यूज़ करें, ये जैसे ये जो ऑथेंटिकेट फंक्शन है, या फिर यहाँ पे हमने जो रजिस्टर फंक्शन को देखा, डेमो देखा, या फिर ये जो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनके मतलब हमें ऑलरेडी क्लियर हो। क्योंकि जब इनके मीनिंग हमें क्लियर होंगे, इनके मीनिंग हमें याद रहेंगे, तब जाके ऑथेंटिकेशन का रियल मीनिंग हम समझ पाएंगे। तो पासपोर्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको एक बार ज़रूर पढ़ के देखना है। अगर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, घबराने की बात नहीं है। दिस इज़ अ रियली यूजफुल टूल जिसको अगर एज अ डेवलपर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बार हम यूज़ करने वाले हैं।